ऋग वैदिक काल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये हमारा एक 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल था, और ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक ये हमारा उत्तर वैदिक काल है, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के बाद यानी 1000 साल ईसा पूर्व के बाद, यानी हमारा जो सबसे प्राचीनतम हमारी संहिता है, हमारी जो सबसे ओल्डेस्ट संहिता है, जो प्राचीनतम संहिता है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद जो भी संहिता लिखी गई, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि लिखे गए, उन ग्रंथों के आधार पे हम उत्तर वैदिक पीरियड के राज्य और समाज की स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। ऋग्वेद काल के बाद ऋग्वेद संहिता है, हम जानते हैं, मंत्रों और श्लोकों के संग्रह को, जो वैदिक मंत्राज हैं, श्लोकाज हैं, उनका जो कलेक्शन है, उनका जो संग्रह है, उसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद संहिता के बाद हमारी सामवेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। सामवेद संहिता में क्या है कि ऋग्वेद से गाने के लिए कुछ सूक्तों को चुन करके धुन में बात करके सामवेद की रचना की गई। अथर्ववेद में पढ़ लिया हम लोगों ने, अथर्वा ऋषि के नाम पे पढ़ा है। ये बाधाओं, बुराइयों आदि को दूर करने वाले मंत्र इसमें हैं, तंत्र मंत्र टुटका है, व्याधियों बुराइयों को दूर करने वाले मंत्र इसमें हैं। और यजुर्वेद, यजु माने हम जानते हैं यज्ञ, यजुर्वेद में श्लोकों के साथ साथ उनको पाठ किए जाने वाले जो अनुष्ठान है उसका भी विधिवत विवरण है। उन अनुष्ठान के विवरण से हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की झलक मिल जाती है। यजुर्वेद के श्लोकों के साथ साथ उसको पाठ किए जाने वाले जो अनुष्ठान की विधियां दी गई हैं, उसके द्वारा भी हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति की झलक मिल जाती है। और इन वैदिक ये 3 संहिताएं हमारी, इनके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, वो कई खंडों में की गई। उससे हमें इतिहास बनाने में, उनके राज्य और सामाजिक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। ये सारे ग्रंथ जो है ऋग्वेद के बाद ये, और ये उत्तरी गंगा का मैदान, नॉर्दर्न गंगा प्लेन, उत्तरी गंगा का मैदान, इन ग्रंथों की रचना और संकलन जो है उत्तरी गंगा के मैदान में किया गया। और खुदाई व पड़ताल से, या कहिए अनुसंधान और उत्खनन से पता चला है कि उस समय की 700 बस्तियों, उस समय की 700 बस्तियों का पता चला है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, PWG, जिन्हें हम PWG स्थल भी कहते हैं, यानी पेंटेड ग्रेवेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड स्थल, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित, इन 700 बस्तियों को जो है हम PWG स्थल भी कहते हैं। यहाँ पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, यानी चित्रित और भूरे रंग के बर्तन मिले हैं, थाली और कटोरी मिट्टी के, जिसमें कि आज जिसको प्रयोग किया करते थे। और साथ ही साथ लोहे के हथियारों का भी प्रयोग इस समय तक 1000 साल बीसी के बाद किया जाने लगा था। ये सारे प्रमाण ये साबित करते हैं कि आर्य पंजाब से आगे निकल करके गंगा यमुना द्वाब के अंतर्गत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। और पीछे पढ़ा हमने कि 2 प्रमुख कबीले, दासराग युद्ध के बाद कि 2 प्रमुख कबीले, एक भरत और पराजित पंच जनों में से पुरु, भरत और पुरु ने मिल करके एक कुरु कबीले की स्थापना की थी। और कुरु कबीला उस समय के सरस्वती और दृषद्वती
नदियों के आसपास का क्षेत्र उसका था। और बाद में इन कुरु कबीलों ने या कुरुओं ने कहिए, बाद में इन कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और ऊपरी दोआब पर अधिकार प्राप्त कर लिया और एक कुरुक्षेत्र राज्य की स्थापना की। कुरुक्षेत्र है जिसमें कुरुवंशियों की आपस की लड़ाई को लेकर के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा गया है। कुरु वंश में सत्ता की लड़ाई में कौरव और पांडवों ने युद्ध किया। वो युद्ध महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध 950 बीसी में लड़ा गया था। ये याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और महाकाव्य की रचना जो है करीब, इसे आप कहिए क्या कि चौथी शताब्दी के आसपास जो है महाकाव्य की रचना की गई। ये दोनों दो बातें हैं, युद्ध लड़ा कब गया था तो 950 बीसी में युद्ध लड़ा गया था, और महाकाव्य की रचना चौथी शताब्दी में की गई। कुरु के साथ साथ एक और साम्राज्य था महत्वपूर्ण, पांचाल साम्राज्य था। पांचाल साम्राज्य, पांचाल क्षेत्र जानते हैं, आज का आपका फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद ही जो है आज का जो है वो उस समय का पांचाल क्षेत्र था, पांचाल साम्राज्य था, जो अपने दार्शनिक राजाओं के कारण जाना जाता है। और कुरुओं और पंचालों ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को बनाया। हस्तिनापुर का नाम आपने खूब सुना होगा महाभारत के समय। कुरु और पांचालों ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाया। और हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। कभी आता है अगर हस्तिनापुर है, ठीक, हस्तिनापुर आज का मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों ने आपस में ही लड़ा, और इसका परिणाम से आप सब परिचित हैं कि कुरुवंश का सफाया हो गया। और महाभारत युद्ध हमें इस बात की याद दिलाता है कि सत्ता के संघर्ष में नातेदारी रिश्तेदारी का कोई महत्व नहीं होता। जब सत्ता की लड़ाई होती है तो उसमें नातेदारी रिश्तेदारी का कोई महत्व नहीं होता। और ऐसे युद्ध का अंजाम क्या होता है? ऐसे युद्ध का अंजाम वही हुआ जो होता है, पूरे वंश का विनाश हो गया। और प्राचीन कथाओं के अनुसार ऐसा है कि हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी, तो वहाँ से जो कुछ बचे कुरुवंशी थे वो आज के प्रयागराज या इलाहाबाद, कौशाम्बी में भाग गए, जाके बस गए। और उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते, यानी कि बताया ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका लेटर वैदिक पीरियड का समय आता है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग वैदिक काल हम पढ़ रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 बीसी के आसपास जो वैदिक लोग थे वो द्वार से आगे पूरब की ओर बढ़ करके हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल राज्य, जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं, कोसल राज्य, और उत्तरी बिहार के विदेही हैं, विदेह में जाकर के बस गए। और ये जो द्वितीय चरण का विस्तार था, सेकेंड राउंड, ये पहला तो ऋग्वेद का हो गया, द्वितीय इसमें लोहे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लोहे और रथ। द्वितीय चरण में जो बता रहे आर्यों का सारी या वैदिक आर्यों का कहिए, वैदिक लोगों का जो विस्तार हुआ, जो आकर के वो अब पूरब की तरफ पश्चिमी क्षेत्र से गंगा जमुना दोआब से आगे निकल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल, उत्तरी बिहार के विदेह में आकर के बस गए। तो इसमें लोहे की बड़ी भूमिका थी और रथ की बड़ी भूमिका थी। लोहा और रथ इनके विस्तार में बड़ा योगदान दिया। और लोहा उत्तरी गंगा के मैदान में आप देखिए कि चूंकि वर्षा कम होती थी तो वहाँ वन ज़्यादा घने जंगल नहीं थे, तो कुल्हाड़ी से उसका सफाया किया, वो लोहा वहाँ काम आया। और 800 बीसी ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे के तीर और भाले ये सब साक्ष्य मिले हैं, यानी उस समय से लोहे का प्रयोग होने लगा था। और लोहे के हथियारों के चलते, कहते हैं कुल्हाड़ियों के चलते ही ऊपरी गंगा के मैदान, जो बहुत घने जंगल नहीं थे, जहाँ 35 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती थी, उसको आर्यों ने सफाया करके समतल किया और धीरे धीरे आगे बढ़े।
तो ये इनके विस्तार। 1000 साल ईसा पूर्व में, जो आप समझिए पूर्वी उत्तर, सॉरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका, और पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे जगहों पे लोहा प्रयोग किए जाने के बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। और एक बात यह भी कि उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें जो लौह धातु है, लोहे के विकास की कहानी में बिल्कुल घोड़ों जैसी ही है। ये सबसे पहले इसके साक्ष्य लोहा प्रयोग, लोहे के सबसे पहले साक्ष्य मिस्र में मिलते हैं, काफ़ी पुराने। तो फिर ये धीरे धीरे करके जो है इसका प्रयोग काफ़ी समय से, सबसे पुराना साक्ष्य इसका मिस्र के समय मिलता है, मिस्र में मिलता है। और लोहे को मिस्र की भाषा में स्वर्ग से गिरा काला तांबा, स्वर्ग से गिरा काला तांबा कहते थे मिस्र की भाषा में। ये प्राचीन मिस्र में 3000 साल ईसा पूर्व, मिस्र में, इजिप्ट में 3000 साल ईसा पूर्व, बिल्कुल घोड़ों जैसी इसके भी विकास की कहानी है। मिस्र में 3000 साल ईसा पूर्व सबसे पुराने लोहा के साक्ष्य मिले, और उसे वहाँ पे स्वर्ग से गिरा हुआ काला तांबा कहा जाता था। भारत में ये उस समय अरे कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और 1000 साल ईसा पूर्व तक आते आते, बीसी तक आते आते ये आपका क्या कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये आपका पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोहे का प्रयोग के साथ होने लगा था, उसके साथ हमें मिलते हैं। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को, आयरन को क्या कहते हैं, श्याम अयस या कृष्ण अयस कहते हैं। याद रखिए, अगर आता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को कहते थे श्याम अयस या कृष्ण अयस। श्याम कृष्ण काला ही होता है, ब्लैक अयस कहिए, ब्लैक अयस श्याम या कृष्ण अयस कहते थे। मृतकों के कब्र में भी लोहे के औजार मिले हैं। मृतकों के कब्र में भी लोहे के औजार मिले हैं। और शुरू में ऋग्वेदिक काल में आपने देखा कि आर्य मुख्यतः पशुपालन का कार्य किया करते थे। कृषि जो है उनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हो गया। और खेती शुरू करने के पहले वो धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि कार्य आरंभ करने के पहले धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि अनुष्ठानों की, मतलब कृषि भूमि जोतने के लिए जो हल होता था, हल संबंधी अनुष्ठानों का बड़ा भव्य विवरण दिया गया है। और ये भी है कि वैदिक काल में हल के लिए जब हल चलाते थे ना, उसमें 6 से लेकर के 8 जोड़ी बैल का प्रयोग होने की बात की गई है। यानी 12 से लेकर 16 तक हो सकता है, कुछ अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन हल के लिए 6 जोड़ी से लेकर के 8 जोड़ी तक बैल प्रयोग किए जाने की चर्चा भी है। और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के रूप में लोहा नहीं मिलता, और फाल वही लकड़ी वाला होता था, लोहे का फाल नहीं, लकड़ी का फाल होता था। और गंगा मैदान, उत्तरी भारत की मिट्टी सॉफ्ट है, मुलायम है, और शायद वो इसी से, लकड़ी के फाल से आसानी से खेत की जुताई कर लिया करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात है किस्से से संबंधित कि आप देखेंगे तो सीता माता के पिताजी यानी विदेह के राजा महाराज जनक, आपने पढ़ा होगा कि वो भी कृषि कार्य हल जोतते हुए उनको बताया गया है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम, वो भी हलधर थे। हल तो उनका अस्त्र ही था। और स्वयं भगवान बुद्ध, आप देखेंगे तो बोध गया की एक मूर्ति में उनको दर्शाया गया है कि वो जो है बैल के साथ जुताई का कार्य कर रहे हैं। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजा और राजकुमारों को भी उस समय में शारीरिक श्रम करने से कोई परहेज नहीं था। लेकिन बाद के समय में
जानते हैं कि ये काम जो है निचले श्रेणी के लोगों को सौंप दिया गया, निचले तबके के लोग ही ये सब काम करते थे। लेकिन शुरू में आप देखेंगे महाराज जनक का हल जोतते हुए खुद बलराम जी का हल लेके चलना, उनका श्रेय हलधर होना, भगवान बुद्ध को बोधगया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते हुए चित्रित करना, ये इस बात को दर्शाता है कि शुरुआत में राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने से परहेज नहीं करते थे, लेकिन बाद की व्यवस्था ने यह काम निचले तबके के लोगों के लिए छोड़ दिया। ठीक। और शुरू में जो खेती ज़्यादा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के धान और गेहूं प्रमुख फसल हो गई और आर्यों का द्वाब में पहली बार चावल से परिचय हुआ। वैदिक कालीन का आर्यों का, उत्तर वैदिक काल में कहिए, उत्तर वैदिक काल में वैदिक लोगों का चावल से सबसे पहले साक्षात्कार जो है द्वाब क्षेत्र में हुआ। और चावल को व्रीहि कहते हैं, व्रीहि से कहिए, ऐसे कहिए व्रीहि, चावल का नाम वहाँ पे व्रीहि है, व्रीहि कहते हैं। और आप देखेंगे कि वैदिक अनुष्ठानों में चावल का ही महत्व था, गेहूं तो यथा शायद कहीं दुर्लभ रूप में प्रयुक्त हुआ। और आज भी आप देखेंगे उस समय से परंपरा चली आ रही कि गेहूं का प्रयोग यज्ञ वगैरह में अनुष्ठानों में नहीं होता, चावल और जौ ही मुख्य है। तो चावल के अवशेष का जहाँ तक प्रश्न है तो ये हस्तिनापुर से मिले हैं, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और इसी के आसपास एक जगह है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ये एटा में है, अतरंजी खेड़ा एटा में है, याद रखेंगे। कभी आता है अतरंजी खेड़ा कहाँ, एटा में है। और इसी तरीके से हस्तिनापुर, यहाँ जो है 8वीं सदी बीसी इस ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड पाए जाते थे। मृदभांड जो है 4 प्रकार के थे। पहला था काला लाल मृदभांड, काला लाल मृदभांड। दूसरा था काला पॉलिश, काला पॉलिश मृदभांड। मिट्टी के बर्तन मृदभांड मतलब। और चौथा था आपका जो इस युग का प्रतिनिधित्व करता है, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड जो सर्वोपरि था और ये वैशिष्ट सूचक भी था। और चौथा था लाल मृदभांड। ये 4 मृदभांड थे, काला लाल मृदभांड, काला पॉलिश मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। और इसी चित्रित धूसर मृदभांड वाले क्षेत्र में तांबे की वस्तुएं भी पाई गई हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि ये वैदिक, उत्तर वैदिक काल के युग से संबंधित है। और ये बताता है कि आर्य अब घुमंतु नहीं थे, स्थिर हो चुके थे। और पेंटेड ग्रेवेयर न केवल कुरु या पांचाल क्षेत्र में बल्कि मध्य देश और मत्स्य क्षेत्र, मध्य देश का मतलब आपका पंजाब और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र मध्य देश, और मत्स्य क्षेत्र का मतलब कि जो राजस्थान से लगे हिस्से, वहाँ पे इन सारे जगहों पे जो है फैला हुआ था ये चित्रित धूसर मृदभांड। ये इस वैदिक, लेटर वैदिक एज का को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। और इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, वो बुनाई को लेकर के, बुनाई की जो का काम बड़े जोर शोर से होता था, बड़ा महत्व हो गया था वीविंग का। लेकिन ये काम मेनली स्त्रियां ही करती थी, पुरुष इसमें संलग्न नहीं थे। और देखेंगे तो वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का भी उल्लेख है, चर्चा की गई है, जो इस बात का संकेत देता है कि शायद वाणिज्य की शुरुआत हो चुकी थी। और उत्तर वैदिक काल के किसान अपने खाने से ज़्यादा पैदा कर लेते थे और अपनी जीविका के बाद जो अनाज बचता था उसका एक हिस्सा वो अपने राजा के लिए, मुखिया के लिए या पुरोहित के लिए बचा लेते थे। और उस समय कर या नजराना का संग्रह एक तरीके से प्रचलित हो चुका था और इसके लिए एक अधिकारी भी नियुक्त हो गया था जिसे संग्रहिता कहते थे, संग्रहिता।
ये स्थिति की बात हो गई यार, अब अस्थायी हो चुके थे, घुमंतु नहीं रहे थे। जहाँ तक घर की बात है, ये कच्ची ईंट के बने मकानों में रहते थे और साथ में बांस क्या कहते हैं लकड़ी के बने हुए जो झोपड़ी होती थी, आज भी देखेंगे मड़ई टाइप का लकड़ी के खंभे पे खड़ी हुई झोपड़ी घास फूस की, उसमें घर बना के रहते थे, कच्ची ईंट के मकानों में रहते थे। ये थोड़ा सा इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात हो गई। अब हम इस चर्चा थोड़ी इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कर लेते हैं।